गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम रिमेनिंग टॉपिक जो हमारे सेकेंड यूनिट का है उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पैरामैग्नेटिज्म से पहले जो किया था वो डायमैग्नेटिज्म की थ्योरी डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी या लैंग्वेज थ्योरी को हमने डिस्कस किया था और ये बात प्रूव करती थी कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो वीकली रिपेल्ड होते हैं हमारे। ठीक है, तो आज हम पैरामैग्नेटिज्म के लिए देखेंगे इसको। तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आइडिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ले लेते हैं कि क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं। तो हमें ये बात मैथमेटिकली प्रूव करनी है कि वो एक्चुअल में ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं। और वीकली अट्रैक्टेड होने का मतलब ये है कि उनकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है दैट इज शुड बी पॉजिटिव। और अगर I की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा जो ससेप्टिबिलिटी m से रिप्रेजेंट करते हैं दैट शुड I/h दैट शुड आल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि I/h होता है और जब I स्मॉल पॉजिटिव है तो दैट शुड आल्सो बी पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव है तो एक चीज़ और हमने इसमें प्रूव करने की, जो हमारी ससेप्टिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होनी चाहिए। क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनको अगर हम हीट कर देते हैं तो उनकी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर लूज होता चला जाता है। तो ये चीज़ें हमने इसके अंदर मैथमेटिकली एक तरीके से इक्वेशन की फॉर्म में प्रूव करनी है कि ससेप्टिबिलिटी शुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो लैंगविंस ने इस थ्योरी को भी जो है प्रूव करा, डिस्कस किया था। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है ये इस यूनिट का। तो देख लेते हैं। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनके जो डाइपोल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के, वो कभी भी एग्जैक्टली कैंसिल नहीं होते। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, ठीक है, तो उसके अंदर एटम्स होते हैं और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मोशन में हैं, और मोशन में हैं तो इसका मतलब उनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। तो पैरामैग्नेटिक भी उसी तरीके से वो मटेरियल हैं जिनके डाइपोल मोमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स के कैंसिल एग्जैक्टली नहीं होते। उनका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होता है, चाहे वो स्पिन की वजह से हो या उनके ऑर्बिटल मोशन, दोनों में से किसी एक की वजह से हो सकता है या दोनों की वजह से भी हो सकता है। ये इंट्रिंसिक होता है, अपने आप ही इनबिल्ट एक तरीके से। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिनके डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन्स के कैंसिल नहीं होते एग्जैक्टली, क्योंकि उनका नेट डाइपोल परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, चाहे वो स्पिन की वजह से हो या फिर ऑर्बिटल की वजह से हो। जब हम इनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं सैंपल के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी यहाँ भी बताया कि दीज आर वीकली अट्रैक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम मान लेते हैं ये हमारे पास जो है कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और इसके अंदर ये हमारे पास एटम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एटम्स हैं, और इन एटम्स का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, और मान लेते हैं एक का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया। इस तरीके से सभी एटम्स के कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं। ठीक है, और जब सभी के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं तो आप ये देख सकते हैं दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। और जब ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं तो मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में है, ताकि जब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते हम, वो एक दूसरे के डायरेक्शन के, ये मैग्नीट्यूड के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और टोटल बिना मैग्नेटिक फील्ड के वो एक नॉर्मल सब्सटेंस की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ है, ठीक है, तो दूसरे का इस तरफ है, इसका ऊपर है तो इसका नीचे की तरफ है, ये डाउनवर्ड वो इस तरीके से ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म के अंदर। ठीक है,
जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो जैसे ही हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, लेट अस से बी इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, तो जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं दे विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हो जाएं, लेकिन नॉर्मली जो है वो इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। हो सकता है कुछ एक जो है वो नहीं भी हो, ये देखिए, लेकिन नॉर्मली आप देख सकते हैं कि वो इस डायरेक्शन में अलाइंड हो रहे हैं। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो दे विल ट्राई टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कभी यहाँ पर तो रेंडमली ओरिएंटेड थे, कोई कोई डायरेक्शन थी, जिगजेड मोशन, एक तरीके से जिगजेड डायरेक्शन थी, लेकिन बी अप्लाई करते ही वो उस डायरेक्शन में आने की कोशिश करते हैं और सारे के सारे नहीं आते। दैट्स वाई दीज आर वीकली अट्रैक्टेड। अगर सारे के सारे एकदम से आ जाएं तो दैट शुड बी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, लेकिन यहाँ ये सारे नहीं आ रहे तो दैट इज वीकली अट्रैक्टेड। लेकिन अब आप क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये सारे के सारे आते क्यों नहीं, क्योंकि जो इनकी जो अलाइनमेंट है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक वर्ड यहाँ पर लिखा है थर्मल एगिटेशन की वजह से। ठीक है, अपने हर एटम की कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी होती है, उसको हम थर्मल एगिटेशन का नाम दे रहे हैं, और ये थर्मल एगिटेशन उसका अपोज करती है कि इस डायरेक्शन में जाने का। ठीक है, जैसे जैसे हम इस थर्मल एगिटेशन को बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं? टेम्परेचर को बढ़ा दो, इसको हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा? इसके अंदर थर्मल एगिटेशन, एटम की अपनी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और जब बढ़ती चली जाएगी तो डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो अपनी जो नॉर्मल डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में वापस आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यानी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल्स अलोंग द फील्ड डिक्रीजेस। उनकी जो अलाइनमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन से डिक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, और इस वजह से उनका मैग्नेटाइजेशन भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात हमने यहाँ पर मैथमेटिकली प्रूफ करनी है। अब लिख तो दिया हमने कि टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी जो डाइपोल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं रहेगी, वो अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनका मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब मैग्नेटाइजेशन नहीं है उनका, रैंडमली ओरिएंटेड है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एट दिस टाइम इज 0। जैसे ही बी अप्लाई करा तो वो बी की डायरेक्शन में आ गया, एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया, एक डायरेक्शन हो गई। लेकिन जैसे हम इसको हीट करेंगे तो वापस थर्मल एगिटेशन वर्ड ये याद रखना है, इसकी वजह से ये अपने नॉर्मल डायरेक्शंस में आ जाएंगे और इस वजह से मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें ये प्रूव करना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होंगे। अब इसको प्रूव करते हैं, यानी ससेप्टिबिलिटी को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे। तो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए। तो हमने क्या करा कि मान लेते हैं हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक गैस हमने कंसीडर कर ली। ठीक है, लिक्विड सॉलिड गैस सभी के लिए वैलिड है, लेकिन हम गैस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट दिस। ठीक है, तो हमने एक पैरामैग्नेटिक गैस ले लिया और उसका टेम्परेचर फिक्स कर दिया T टेम्परेचर। ठीक, और जब टेम्परेचर फिक्स है T है तो कुछ ना कुछ सबका जो है डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और मान लेते हैं सबका ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा है, और उसको हमने नाम दे दिया है PM का। ऑल द डाइपोल्स टेकन टू बी सेम मैग्नेटिक मोमेंट PM। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड B को अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड B अप्लाई करेंगे तो दे विल ट्राई टू अलाइन इन दिस डायरेक्शन ऑफ B। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको जो है जबरदस्ती जो है वो मूव करवा दिया एक तरीके से। तो मूव करवाने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब उनमें मैग्नेटिक एनर्जी आ गई, और वो मैग्नेटिक एनर्जी इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, यानी मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज इक्वल टू एक का डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट PM था, ऑलमोस्ट सबका सेम है, और B हमने अप्लाई करा तो PM इंटू में B, माइनस इसलिए क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, हम उसको उससे अपोजिट मूव करा करके B की डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, यानी जबरदस्ती करना चाहते हैं हम कुछ। ठीक है, जैसे ही B अप्लाई करा तो ये जो होगा ये इस तरीके से मूव होना शुरू हो जाएगा। तो माइनस साइन इंडिकेटेड दैट दे विल इन एनी डायरेक्शन एंड वी वांट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो हम इसको लिख सकते हैं, वेक्टर हैं दोनों, माइनस डॉट प्रोडक्ट में, तो माइनस PM B cos थीटा के साथ आ जाएगा। तो दिस इज द एनर्जी व्हेन वी अप्लाइड द मैग्नेटिक फील्ड इन ऑफ द
सब्सटेंस। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो जो एनर्जी डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट्स को मिली वो ये हो गई PM/B cos ऑफ थीटा। ठीक है, अब क्योंकि ये गैस हमने कंसीडर किया है और गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अब एक फॉर्मूला आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब इसको सेकेंड ईयर में शायद पढ़ेंगे। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम में किसी गैस के, ठीक है, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने एक फॉर्मूला दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन का। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम हैविंग एनर्जीज रेंज E and E+DE। ठीक है, हमने तो इसको E एनर्जी दी है, हो सकता है कुछ जो है ऑलरेडी उस डायरेक्शन में हो और उनकी एनर्जी थोड़ी सी और बढ़ जाए, यानी E+DE, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी E से लेकर के और E+ क्या हो सकती है, DE हो सकती है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने जब एनर्जी के लिए कोई फॉर्मूला दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड आउट करने का, तो उसने ये कहा कि E और E+DE के लिए हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स Dn, दिस इज इक्वल टू C कांस्टेंट डॉट, ठीक है, E माइनस E/kT इंटू में DE। ठीक है, तो ये आपने याद रखना पड़ेगा। Dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इस रेंज के बीच में और उनकी वैल्यू है C डॉट एक्सपोनेंशियल माइनस E/kT इंटू में DE। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्योंकि जो एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, हमारे पास वो जब मूव करेंगे तो थीटा से लेकर के थीटा प्लस डी थीटा की रेंज तक मूव कर सकते हैं वो। ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और वो थोड़ा सा एंगल मूव कर गए थीटा प्लस डी थीटा। तो हमने क्या करा कि ई की वैल्यू को उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया जो हमने अभी अभी लिखी थी। तो हमारे पास क्या थी, dn दिस इज इक्वल टू सी ई माइनस E/kT, ठीक है, इंटू में डी, ये वैल्यू थी। ठीक है, पेज नहीं बदल रहा, मैं यहीं पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने E को लिख दिया माइनस PM/B cos थीटा और इसका डिफ्रेंशिएशन भी निकाल लिया और ये आ गया PM/B cos थीटा का क्या हो गया, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गई प्लस, तो DE की वैल्यू क्या आ गई, PM/B sin थीटा डी थीटा। तो हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया, C एज इट इज, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, माइनस E की जगह क्या रख दिया, माइनस माइनस प्लस PM/B cos थीटा अपॉन में KT डॉट DE था, तो DE की वैल्यू क्या है, PM/B sin थीटा डी थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, और अब हमने क्या करा कि अल्फा कंसीडर कर लिया, कोस थीटा को छोड़ दिया, कोस थीटा को छोड़कर जो यहाँ पर वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल में उसको अल्फा कंसीडर कर लिया है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, dn c डॉट ई की पावर अल्फा कोस थीटा एज इट इज डॉट PM/B sin थीटा डी थीटा एज इट इज आ गया। ठीक है, और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई कर रहे हैं तो एक एटम का डाइपोल हो सकता है इस डायरेक्शन में हो और एक एटम का हो सकता है इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल हो, और हमने B किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में। तो मिनिमम 0 से लेकर के और मैक्सिमम क्या हो सकता है, एंगल पाई हो सकता है। नाउ द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ PM विद रिस्पेक्ट टू B कैन बी हैव बिटवीन 0 to पाई। तो 0 से लेकर के और पाई की रेंज में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एटम या तो बिल्कुल अपोजिट होगा उसके या उसी की डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसका मतलब जितने भी ओरिएंटेशंस होंगे, एंगल्स होंगे मैग्नेटिक मोमेंट के, वो 0 से लेकर के पाई होंगे। तो उसके अंदर सारे एटम्स आ जाएंगे हमारे क्या, सारे के सारे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, dn को इंटीग्रेट कर दें, तो वी हैव गेट द n, 0 से पाई dn और 0 से पाई इसको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया यहाँ, C e की पावर अल्फा PM/B sin थीटा, और ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास। तो इसमें से क्योंकि डी थीटा है तो थीटा की वैल्यू अंदर रखते हैं, बाकी सबको बाहर ले लेते हैं। C बाहर आ गया, PM बाहर आ गया, B बाहर आ गया, 0 से पाई E की पावर अल्फा कोस थीटा रह गया और साइन थीटा डी थीटा रह गया। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, या तो आप इसको सोल्व कर लें मैथमेटिक्स के अंदर, या आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करें। और इसका डायरेक्ट रिजल्ट अगर यूज़ करते हैं, सोल्व करने में थोड़ा सा हो सकता है कुछ एक टाइम लग जाए आपको, लेकिन अगर आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे तो याद रखना पड़ेगा, 0 से पाई E की पावर अल्फा कोस थीटा साइन थीटा दी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन H अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा, हाइपरबोलिक अल्फा हो गया ये, 2 साइन H अल्फा। याद रखना है कि E की पावर अल्फा साइन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा आ जाए नीचे,
तो वो साइन में ही चेंज होगा, 2 साइन एच अल्फा बाई अल्फा। तो इस सारी की जगह हमने यहाँ लिख दिया सी पी एम बी और इसकी जगह 2 साइन एच अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब हमें ये नहीं पता था कि ये कांस्टेंट क्या चीज़ है, तो ये सब कुछ हमने इस सी को निकालने के लिए किया है। तो यहाँ से इस सी को फाइंड आउट कर दो, सी एन इंटू अल्फा, और जो ऊपर वैल्यू थी वो इसके नीचे चली गई, पी एम बी 2 साइन एच अल्फा। ठीक है, अब ये जो सी आया है, ये जो सी आया है, इसको हमने यहाँ पर दोबारा से पुट कर देना है इस इक्वेशन के अंदर, ताकि हमें डी एन की एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम वापस इसको पुट करते हैं, डी एन और सी की जगह हमने पुट कर दिया एन अल्फा पी एम बी 2 साइन एच अल्फा, और इंटू में ई की पावर अल्फा कोस थीटा पी एम बी साइन थीटा। पी एम और बी से दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डी एन की वैल्यू आ गई एन अल्फा 2 साइन एच अल्फा ई की पावर अल्फा कोस थीटा, और ये एज इट इज आ गए हमारे पास। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डी एन है। अब क्योंकि वही बात कि जब हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कैसे होगा, एक का क्या होता है पी एम, ठीक है, और वो किस एंगल से मूव कर रहे हैं, कोस थीटा से मूव कर रहे हैं। तो टोटल 0 से लेकर पाई तक हो सकता है उनका मूवमेंट। ठीक है, दोबारा से देखें, एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, उसका क्या है हमारे पास पी एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये कितने से कितने तक हो सकते हैं, 0 से लेकर और पाई रेंज तक मूव कर सकता है। तो हमने इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर के पाई, और कितने एंगल से मूव हो रहा है ये, कोस थीटा से। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डीएन है। तो अगर हम इन सब का इंटीग्रेशन कर दें तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरे सब्सटेंस का आ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक के लिए ये है। ठीक है, इतने एंगल से मूव हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स या आइटम्स इतने हैं, और 0 से पाई तक वो मूव करना है। तो अब हमारे पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू ये आ गई। अब यहाँ पर जो डीएन है, डीएन उसको यहाँ से पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। जैसे ही उसको पुट करते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, m 0 से पाई पी एम कोस थीटा एज इट इज था, और ये हमने डीएन की वैल्यू को पुट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर भी डी थीटा है, तो थीटा के अलावा जो भी वैल्यू है कांस्टेंट उनको बाहर ले लिया, पी एम बाहर आ गया, एन अल्फा बाहर आ गया, 2 साइन एच अल्फा भी बाहर आ गया, ये थीटा नहीं है एच, ठीक है, इसलिए इसको हमने बाहर ले लिया। 0 से पाई ई की पावर अल्फा कोस थीटा साइन थीटा, और ये कोस थीटा ये अंदर रह गए। अब दोबारा से वही एक इंटीग्रेशन हमारे पास वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने की बजाय आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ देखो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों आ गए हैं, तो एक बार तो हमने इसको लिख दिया 2 कोस एच अल्फा बाई अल्फा माइनस में 2 साइन एच अल्फा बाई अल्फा का स्क्वायर। ये टर्म आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी अगर आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहले में तो सिर्फ साइन थीटा तक था हमारे पास, ये टर्म नहीं थी, कोस नहीं था, तो हमने सीधा उसको लिख दिया था 2 साइन एच अल्फा, ये इस तरीके से लिखा था। लेकिन अब इसके साथ क्या है, कोस थीटा है, तो दोनों ही टर्म आ जाएंगी। पहले आएगा आपकी बार कोस 2 कोस एच अल्फा बाई अल्फा माइनस 2 साइन एच अल्फा, और अल्फा का स्क्वायर आ गया, तो इसको हटाया हमने और इसकी जगह ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, तो एम पी एम, ठीक है, एन। अब देखो ध्यान से, जो साइन एच अल्फा है, ये एच अल्फा इससे कैंसिल नहीं हो सकता अल्फा से, तो आपने करना क्या है, इस अल्फा को भी अंदर ले जाना है, ये ऊपर जाएगा, और जो 2 साइन एच अल्फा है ये इसके अंदर यहाँ जाएगा। तो अब साइन अपॉन में कोस क्या हो जाएगा, कोट एच अल्फा हो गया, 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। जब ये 2 साइन एच अल्फा इसके नीचे जाएगा तो पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा 1 बाई अल्फा। और जब अल्फा अंदर जा रहा है, देखो ध्यान से, ये अल्फा इसके नीचे था, तो ये अल्फा इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर जब अल्फा जाएगा तो एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा 1 अल्फा। ठीक है, आप इसको एक बार सोल्व करके देख लेना। साइन इसके नीचे जाएगा तो कोस अपॉन साइन क्या हो गया, कोट एच अल्फा। ठीक है, अभी इस अल्फा को मत छेड़ो। अब ये 2 साइन एच अल्फा इसके साथ जाएगा तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब अल्फा भी जा रहा है साथ में ऊपर से, तो अल्फा से अल्फा यहाँ पर कैंसिल, तो नीचे कुछ नहीं है। अब अल्फा जब यहाँ जा रहा है तो एक अल्फा से एक अल्फा, तो 1 बाई अल्फा यहाँ पर आ गया। हमारे पास टर्म क्या रह गई, पी एम एन
कोट एच अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। और n नंबर ऑफ एटम्स हैं और एक का कितना है ये, तो टोटल मैक्सिमम कितना हो गया m नॉट रिप्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एटम्स हो गया। ठीक है, यानी कि m नॉट की वैल्यू आपके पास क्या है, एक का pm था और नंबर ऑफ कितने हैं n, तो ये सब का होकर के मैक्सिमम m नॉट हो गई हमारे पास। और इसको हमने नाम दे दिया l अल्फा, जो टर्म इसके अंदर है ये सीरीज बनेगी, जैसे साइन की सीरीज होती है, कोस की सीरीज होती है, वैसे ही कोट की सीरीज है, उसको एल अल्फा का नाम दे दिया। एंड दैट एल अल्फा इज कॉल्ड लैंगविन फंक्शन। इसकी वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। तो एल अल्फा कोट एच अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा है और इसको हमने नाम दे दिया है लैंगविन फंक्शन। और ये एक सीरीज की तरह फंक्शन है, तो इसको जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है अल्फा बाय 3 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 45 प्लस कुछ वैल्यू आएंगी और डॉट डॉट जब तक चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि अल्फा हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, अगर हम इनको ड्रॉ करने की कोशिश करें यहाँ पर तो ये मैक्सिमम जो है वो 1 तक पहुँच सकता है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें अल्फा के साथ एल अल्फा को ड्रॉ करें, ठीक है, तो हमारा जो कर्व है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये थोड़ा सा आपने स्ट्रेट लेना है इस तरीके से, ये ठीक है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू एल अल्फा की कहाँ तक जा सकती है, 1 तक जा सकती है आपको। ठीक है, यहाँ देखो आप देख भी सकते हैं अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पीछे अगर आपको ध्यान हो तो हमने अल्फा को क्या पुट करा था, ये पुट करा था, दिस वन इज द अल्फा 1। ठीक है, तो अल्फा हमारे पास है PMB/KT और अल्फा एल अल्फा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। अगर ये 1 तक जा रहा है तो जो अलाइनमेंट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, यानी सारे के सारे डाइपोल्स कहाँ हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक है, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल द अलाइनमेंट गो इनटू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बी। ठीक है, सारे के सारे एटम्स के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या ले लेते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत लेस देन 1 रहती है, ये देखो ये सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ मैक्सिमम 1 तक जा सकती है। तो अल्फा इज मच लेस देन 1, तो वो मच लेस देन 1 है तो इसका स्क्वायर और ज़्यादा कम हो जाएगा और उसका क्यूब और ज़्यादा कम, पावर 4 और ज़्यादा कम, तो सारी टर्म को हटा देते हैं यहाँ से। तो सिर्फ क्या बचेगी, एल अल्फा इज इक्वल टू, सिर्फ पहली टर्म को ले लेते हैं अल्फा बाय 3 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, और अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास PMB/KT और नीचे क्या आ गया साथ में 3 आ गया। ठीक है, तो एल अल्फा की वैल्यू, अब ये इक्वेशन की टर्म में सीरीज नहीं बनी, सिर्फ ये टर्म ले ली हमने क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यू होंगी और ये बहुत स्मॉल होता चला जाएगा। दैट्स वाई वी हैव नेग्लेक्टेड एंड वी हैव टेकन ओनली द फर्स्ट टर्म अल्फा बाय 3। और अब हमने इसको ये पुट कर दिया है, और जब हमने इसको ये पुट कर दिया है तो अब आप देखिए अल्फा इज वेरी मच लेस देन 1 है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू अगर बहुत वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन I दिस इज इक्वल टू m के बराबर हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो I की वैल्यू क्या होती है आपके पास, m/v होती है, और हम इसको क्या ले रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की वैल्यू खत्म हो गई यहाँ से, पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, m, और m की वैल्यू हमारे पास क्या है, m0 अल्फा बाय 3 है। ठीक है, m0 अल्फा बाय 3 कहाँ से है, ये देखो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m0 एल अल्फा है, और एल अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा बाय 3। ठीक है, तो m दिस इज इक्वल टू m0 इंटू में अल्फा बाय 3 है, और हमने अब इसको यहाँ पर पुट कर दिया है। I इज इक्वल टू m था, m की जगह m0 अल्फा बाय 3 हो गया। तो I इज इक्वल टू m0 अल्फा की वैल्यू पुट कर दी PMB/KT/3, और B क्या होता है, μ0H। ठीक है, I वेरी स्मॉल है, वैसे तो B इज इक्वल टू क्या होता है, μ0I प्लस H होता है, क्योंकि I की वैल्यू स्मॉल होती है, पॉजिटिव है, तो हमने इसको हटा दिया और सिर्फ क्या ले लिया, μ0H के बराबर। और जब ये μ0H है तो B को हटाओ, μ0H पुट कर दो। ठीक है, और ससेप्टेबिलिटी को निकाल दो, और ससेप्टेबिलिटी आपका फॉर्मूला क्या होता है, I/H। तो ससेप्टेबिलिटी में हमने I की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया, और अपॉन में क्या है, H।
और साथ में किसको पुट कर दिया, बी को भी, तो एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ससेप्टेबिलिटी दिस इज इक्वल टू एम नॉट म्यू नॉट पी एम 3kT, और एम नॉट मैक्सिमम नंबर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू नॉट कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कॉन्स्टेंट। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट सी और अपॉन में क्या आ गया, टी। तो सी डैश की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये सारी वैल्यू म्यू नॉट एन पी एम स्क्वेयर अपॉन में 3k, ठीक है। अब जब हम इसको वैल्यू को पुट कर रहे हैं तो c बाई टी आ गया, और c बाई टी का मतलब है कि ससेप्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, टेम्परेचर के। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर फॉर पैरामैग्नेटिक्स। तो ये चीज़ जो हम अभी तक कहते आ रहे हैं वो हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया कि जो ससेप्टेबिलिटी है टेम्परेचर बढ़ाने से कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे उनका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी लूज होता चला जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन में से आर्टिकल है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, और कम से कम 3 या 4 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, लिख कर देखना है, ठीक है। आप इसको जो है, वैसे ये जो टर्म मैंने यहाँ पर लिखी है एक्चुअल में ये इन सब का मिक्सचर है। मैंने इसको एम नॉट यहाँ से एक तरीके से था एन इंटू में पी एम लिख दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, तो एन यहाँ पर आ गया और पी एम का क्या हो गया, स्केयर आ गया, ठीक है। वैसे आप इसको अगर नॉर्मली एम नॉट और म्यू नॉट पी एम लिखना चाहें वो भी ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेन हमारा मोटिव था कि इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाना, और ये हमने यहाँ पर शो कर दिया है। प्रैक्टिस करें, बार बार लिख कर देखें, अगर फिर भी आपको दिक्कत आते किसी भी पॉइंट में तो आप जो है वो मैसेज करके मुझे पूछ लें, ठीक है। थैंक यू।